मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने कुपोषण के बारे में पढ़ा था और मैंने जब अध्याय की शुरुआत करवाई थी उस समय हमने बताया था कि एक तो भोजन व दूसरा इस पार्ट की हेडिंग में शामिल था मानव स्वास्थ्य। इनमें से हमने फूड के बारे में यानी भोजन के बारे में बात कर ली है कि भोजन संतुलित और असंतुलित दो प्रकार का होता है। अगर संतुलित भोजन है तो किसी प्रकार का रोग डेवलप नहीं होता है और अगर असंतुलित भोजन है तो कुपोषण का शिकार होता है। कुपोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से भाग थे और किसकी कमी से क्या होता है, ये सारी बातें हमने कर ली है। आज अपनी इस यूनिट की दूसरी हेडिंग की ओर चलेंगे और ये है मानव स्वास्थ्य। हेडिंग शुरू करते हैं अपन मानव स्वास्थ्य को लेकर। और मानव स्वास्थ्य में पीने योग्य जल हेडिंग है जो आपके यूनिट की दूसरी, मानव स्वास्थ्य। इसमें जो पहली बात बनती है वो पीने योग्य जल के गुण व दूषित जल के दुष्प्रभाव, ये अपनी टोटल पार्ट की हेडिंग है। उसमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं पीने योग्य जल के गुणों को लेकर। तो अगली हेडिंग वापस लगा लीजिएगा, पीने योग्य जल के गुण। देखो, जल की बात करें तो जल प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विस्तृत है और अगर इसकी बात करूं तो जल तीनों अवस्था में, द्रव, गैस और ठोस तीनों अवस्था में पाया जाता है। और पीने योग्य जल की जो बात है, जल के गुण की बात है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उनकी बातें करें तो वो सबसे पहले शुद्ध, दूसरा निर्मल, तीसरा पीएच का मान जो होता है वो लगभग 7 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा उसमें सूक्ष्म जीवों की भी मात्राएं होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव की उपस्थिति, ये एक पीने योग्य जल की विशेषताएं होती हैं। अब बात यहाँ पे भी अपने आती है कि जल अपने क्यों जरूरी है, पीने योग्य जल, या फिर मैं कह दूं कि जल मानव के लिए जरूरी नहीं है कि मानव के लिए ही आवश्यक है, वह पूरे संसार में जीवन को सुचारू रखने के लिए जल की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। पूछा जाए अपने से कि जल क्यों आवश्यक है मानव के लिए बात करूं तो मानव के लिए जल क्यों आवश्यक है, अगर ऐसी कुछ बात आपके साथ आती है तो अपने सबसे पहले जो मानव की जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती है शरीर में, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी जल के माध्यम से ही संपन्न होती है। इसके अलावा पहला मैं लिख सकता हूं कि उपापचय क्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए, दूसरी अगर बात करूं तो शारीरिक पदार्थों का परिवहन जल के माध्यम से ही होता है शरीर में। तीसरी अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं उत्सर्जन। इन सभी क्रियाओं के लिए
कारण अगर बनाए तो अपन और भी बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाकर अपन बात कंसेप्ट के साथ करते हैं कि उपापचय क्रियाएं जो होती हैं उनको संपन्न करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी पोषक पदार्थों की रिक्वायर्ड होती है वो सारे के सारे क्या किया जा सकते हैं, जल के माध्यम से ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक साझा होते हैं। इसलिए अपने शरीर में किसकी आवश्यकता है? ज़्यादातर जल की आवश्यकता है। और एक पीने योग्य जल की क्या विशेषता होनी चाहिए ये हम आपके साथ बात कर चुके हैं। अब बात आती है दूसरी, दूषित जल के दुष्प्रभाव की। दूषित जल के दुष्प्रभाव। अब दुष्प्रभाव क्या है? पहली बात तो आती है दूषित जल कैसा होता है। दूषित जल की बात करूं तो जो सामान्य नदियों में या नहरों में बहने वाला जो जल होता है उसमें किसी प्रकार का बाह्य कूड़ा करकट या किसी प्रकार की रासायनिक पदार्थों का जब समावेश हो जाता है या किसी मल मूत्र इनका समावेश हो जाता है और उनमें कुछ जीव जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं उनका पनपना, ये सारा एक दूषित जल का संकेत करता है। अब दूषित जल के दुष्प्रभाव की बात करें तो दूषित जल क्या करता है? अपने शरीर की जो उपापचय क्रियाएं हैं उनमें जल उपयोगी होता है और उनमें अगर ये दूषित जल पहुंचता है तो उन क्रियाओं को प्रभावित करता है और उन क्रियाओं को प्रभावित करते ही मानव का जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है। और इस प्रकार दूषित जल जो होता है मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अब दुष्प्रभाव की बात करूं तो देखो दुष्प्रभाव में बहुत सारे रोग होते हैं। अब ये रोग किस प्रकार के हो सकते हैं? विषाणु जनित हो सकते हैं। विषाणु का मतलब वायरस से। दूसरा जीवाणु जनित हो सकते हैं यानी जीवाणु से हो सकते हैं। तीसरा प्रोटोजोआ जनित हो सकते हैं। और चौथे की बात करें, 9th में हमने पढ़ा है प्रोटोजोआ क्या होता है, मोनेरा प्रोटो, ठीक है ना। और चौथे की बात करें विषाणु जनित, जीवाणु जनित और प्रोटोजोआ जनित और कर्मी जनित, ये 4 प्रकार के रोग हो सकते हैं। विषाणु जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कर्मी जनित, ये 4 प्रकार के रोग होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विषाणु जनित कौन कौन से हैं तो अपन लिख सकते हैं पोलियो, हेपेटाइटिस, ए की बात करता हूं। हेपेटाइटिस ए और बी 2 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए को पीलिया भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, जिसमें संपूर्ण त्वचा, नाखून और मुख जो होता है वो पीले रंग का दर्शाता है। जीवाणु जनित अगर बात करूं तो जीवाणु जनित में अपन लिख सकते हैं हेजा, टाइफाइड, आंत्रशोथ, ये सारे के सारे जो रोग होते हैं वो जीवाणु जनित। प्रोटोजोआ जनित की अगर बात करूं तो प्रोटोजोआ जनित में अपन लिख सकते हैं अमीबिये पैचिस, जो हमने पढ़ा था अमीबा में, अमीबिये पैचिस। और कर्मी में कह रहे हैं तो नारू बाला रोग, ड्रैकनकुलस मेडेनोसिस के बारे में बात करूंगा मैं अभी। नारू या बाला रोग, क्लियर है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हेडिंग है अपने पास पीने योग्य जल के गुण, जो हमने बात की कि पीने योग्य जल स्वच्छ, निर्मल, सूक्ष्म जीवों युक्त, इसके साथ उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये सारे पीने योग्य जल के गुण थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे तो दूषित जल के दुष्प्रभाव। तो दुष्प्रभाव से क्या होता है? रोग होते हैं। तो अगर उनमें विषाणु है तो पोलियो, हेपेटाइटिस ऐसे रोग देखे जा सकते हैं। विषाणु है तो उन विषाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा तो हैजा, टाइफाइड, आंत्रशोथ रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा अमीबिये पैचिस
और कर्मी के द्वारा बात करूं तो नारू या बाला रोग। ये बात थी आपके दूषित जल के दुष्प्रभाव को लेकर। अब मैं इनमें से एक रोग लेता हूं जो है नारू या बाला रोग। अगली जो अपनी हेडिंग बनेगी वो बनेगी नारू या बाला रोग। नारू या बाला रोग, नारू या फिर मैं कह दूं बाला रोग। कई बार नारू बाला रोग भी मिलता है आपको, एक ही बात है। रोग कारक पूछ ले, यानी किन फैक्टर के कारण रोग होता है, वो होता है रोग कारक। नारू या बाला रोग की बात कर रहे हैं, रोग कारक पूछ ले आपसे तो रोग कारक होता है गोल कर्मी। आपको याद होगा हमने 9th में पढ़ा था गोल कर्मी और चपटे कर्मी, दोनों पढ़े थे हमने। राउंड वर्म की बात कर रहा हूं मैं। गोल कर्मी, और गोल कर्मी में एक प्राणी है ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस। ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस, मेडेनोसिस भी कहते हैं कई लोग, लिखने में हिंदी में कुछ डिफरेंट हो सकता है। ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस रोग कारक की बात करूं तो क्या होता है भाई, गोल कर्मी है और उसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस। आगे की बात करता हूं मैं, आगे लिखिएगा इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, तो अपन लिख सकते हैं रोग के लक्षण। आपसे पूछा जा सकता है कि रोग के लक्षण क्या है, तो आप लिख सकते हैं उल्टी, उपापचय क्रियाएं प्रभावित होती है। एक तो वोमिटिंग हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है भाई, आपकी उपापचय क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। इसी के अलावा अगर आपसे पूछ लें कि इस रोग के से बचाव के लिए, पूछ ले आपसे इस रोग के बचाव, रोग से बचाव, तो रोग से जो बचाव रहता है उसमें अपन फर्स्ट लिख सकते हैं पानी को, या फिर जल की बात करूं, पानी को उबालकर, छान कर और ठंडा कर कर पीना चाहिए या सेवन करना चाहिए। पानी को उबालकर, छान कर और ठंडा करके इसका क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। आगे की बात करूं तो दूसरा अपन ये लिख सकते हैं पानी को शुद्धिकरण किया जाए। पानी को शुद्ध करके, वैसे शुद्ध इसी प्रकार का होता है लेकिन पॉइंट बनाने के चक्कर में अपन लिख सकते हैं पानी को उबालकर, छानकर और शुद्ध करके, या फिर मैं कह दूं उबालकर, छानकर और ठंडा करके इसको क्या किया जाता है, सेवन में लिया जाता है। ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। ये गोल कर्मी क्या है, एक प्रकार का कीट है, कर्मी है, क्लियर है। और ये जो ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस है ये एक प्रकार की लार्वा स्टेज में अपने शरीर को डैमेज करता है या फिर इफेक्ट डालता है अपने शरीर में, क्लियर है। ये बात थी आपकी नारू या बाला रोग के अंतर्गत। आपको फिर याद दिलाते हैं, हम मानव स्वास्थ्य की बात कर रहे थे और मानव स्वास्थ्य में हम बात कर रहे थे शुद्ध जल या फिर पीने योग्य जल के गुण, और दूसरी जो बात की थी दूषित जल के दुष्प्रभाव को लेकर। दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या है ये हमने बात की, और उससे पहले हमने पीने योग्य जल की क्या पैरामीटर्स होने चाहिए उनकी भी बात की। अब हम बात दूषित जल में कौन कौन से रोग हो रहे थे उनकी भी बात की। उनमें से एक रोग को हमने पुटअप किया है, वो कौन सा है, नारू या बाला रोग। लेकिन इसमें भारत सरकार ये दावा करती है, इंडियन गवर्नमेंट ये दावा करती है कि नारू या बाला रोग से भारत मुक्त हो चुका है।
लेकिन इसके बारे में हम पूरा नहीं कह सकते हैं। अभी तक कुछ केसेस मिलते हैं इनके बारे में। रोग कर्मी की या रोग कारक की बात करूं तो गोल कर्मी का ये सदस्य है, और उसके बाद ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस रोग कारक रहता है। उल्टी, उपापचय ये रोग के लक्षण रहते हैं, और बचाव के लिए पानी को उबालकर, छानकर और ठंडा करके पीना चाहिए। क्लियर है? इसके आगे अपन बात करते हैं मोटापे को लेकर। दूसरी जो हेडिंग रहेगी अपनी, पानी के अलावा, जो जल के अलावा दूसरी हेडिंग जो है वो है अपना मोटापा। हेडिंग लगा दीजिएगा मोटापा। बेसिकली पूछ ले अपने से मोटापा होता क्या है। तो मोटापा क्या है कि शरीर में जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, वैसे रिक्वायर्ड है उसका तो फैट का उपयोग हो जाता है अपने शरीर में, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार या इससे ज़्यादा जो फैट होता है, फैट का मतलब वसा से है, यहाँ पर वसा होती है, वो अपने शरीर में एक्स्ट्रा जमा हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। क्लियर है? आवश्यकता से अधिक अगर वसा शरीर में जमा हो जाए तो वो किसका रूप लेता है? मोटापा का। किसका रूप लेता है? मोटापा का रूप लेता है। आगे बात करता हूं मैं मोटापे में। मोटापा जो मापा जाता है भार और लंबाई के अनुरूप मापा जाता है, और भार और लंबाई के अनुरूप अगर बात करूं तो देखो, भार जो मापा जाता है, भार की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम में, क्रिका कह दूं मैं। क्लियर है? और जो लंबाई मापी जाती है उसकी यूनिट होती है मीटर में लेकर, और किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बारे में इनकी बातें की जाती है। और लंबाई और इस भार की अगर बात करूं तो एक BMI, बॉडी मास इंडेक्स, फुल फॉर्म अगर कोई लिखना चाहता है तो बॉडी मास इंडेक्स, ये एक सूचकांक तय किया गया है कि इससे ऊपर वाला जो प्राणी होता है वो मोटापे की श्रेणी में आता है। और ये आजकल आम बीमारी है, कोई बड़ी बात नहीं है। BMI, बॉडी मास और इंडेक्स की बात कर रहा हूं। शरीर भार सूचकांक कहते हैं इनको, शरीर भार सूचकांक हिंदी में कहना चाहे तो ये होता है 30 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 30 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी कई किताबों में देखने को मिलता है, जो भी है अपन देख लेंगे। मोटापे की बात करें तो मोटापे की परिभाषा में ये लिख सकते हैं, यदि किसी प्राणी में, या फिर मैं कह दूं किसी प्राणी में आवश्यकता से अधिक वसा जमा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक वसा अगर जमा हो जाती है तो वह प्राणी मोटापे का शिकार होता है। क्लियर है? और इस मोटापे को मापा कैसे जाए या सूचकांक इसका कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए एक इंडेक्स बनाई गई है जिसका फॉर्मूला है BMI, यानी फुल फॉर्म की बात करूं तो बॉडी मास और इंडेक्स के साथ शरीर भार सूचकांक कहा जाता है हिंदी में। और इसको 30 किलोग्राम में मीटर क्यूब में इसकी लेंथ को मापा जाता है, और इससे अगर ज़्यादा निकल के आती है तो फिर वो उसमें मोटापे की श्रेणी में मापा जाएगा। क्लियर है? ये बात थी मोटापे से संबंधित। आगे बात करते हैं अपन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। आपको याद भी होगा और जानते भी होंगे कि मानव शरीर में जो रुधिर पाया जाता है उसका एक दाब होता है, और उस दाब को ही क्या कहा जाता है? रक्त दाब कहा जाता है। कुछ जनरल चीज़ें मैं आपके साथ फिर साझा कर लेता हूँ। रक्तचाप की बात कर रहे हैं, चाप या दाब एक ही बात है। ब्लड प्रेशर कहा जाता है इंग्लिश में इसको।
देखो जनरली जो होता है वो मादा जो प्राणी होती है उसमें जो ब्लड की मात्रा होती है, मानव में बात कर रहा हूँ, मादा प्राणी में ब्लड की मात्रा होती है वो 4.5 से 5 लीटर के इक्वल होती है। कई किताबें 4 भी कहती है, 5 लीटर की बात कर रहा हूँ, है ना। जबकि नर जो प्राणी होता है उस नर प्राणी में जो मात्रा होती है वो 5.5 से लेकर 6.5 तक या 6 तक ज़्यादातर देखने को मिलती है। क्लियर है, लीटर में बात कर रहा हूँ। अब ब्लड क्या होता है क्या नहीं होता है मैंने बात कर रखी है। रक्त में मुख्यतः 2 कंटेंट होते हैं, 2 भाग होता है। एक तो होता है कणिका में, कणिका, और दूसरी क्या होती है, प्लाज्मा। क्लियर है, ये जल का भाग होता है, इसकी मात्रा थोड़ी 55% होती है और इसका 45% मात्रा होती है। क्लियर है। अगर बात करूँ कणिका में भी, तो कणिकाएं आगे जाकर डिवाइडेशन में लेते हैं तो कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती है। एक तो आती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड जो रहती है वो रहती है थ्रोम्बोसाइट्स। हालांकि मैं मानव में थ्रोम्बोसाइट्स रूप इनका नहीं दे सकता हूँ, पट्टिकाणु कह सकता हूँ मैं। थ्रोम्बोसाइट्स नहीं कहा जाता। अब क्यों नहीं कहा जाता ये अपन कभी उच्च क्लासों में इनको बातें करेंगे। पट्टिकाणु ये 3 प्रकार की होती है। आरबीसी की बात करूं तो जो आकार होता है रेड ब्लड कार्पल्स फुल फॉर्म होती है। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म करूं तो वाइट ब्लड कार्पल्स होती है। सेल भी कहते हैं कई लोग, लेकिन कार्पल्स इनका सही वर्ड होता है। केंद्र किस में पाया जाता नहीं पाया जाता इनको बहुत डिटेल में हमने 9th में पढ़ा है, कोई इश्यू नहीं है इन चीज़ों को लेकर। और फिर भी कोई है तो अपन बात करेंगे कभी बैठकर। रक्तचाप की बात कर रहे हैं। रक्तचाप यानी जो रुधिर के द्वारा रुधिर वाहिनियों पर पड़ने वाला जो दाब होता है, या रुधिर वाहिनियों की दीवारों के द्वारा रुधिर में पड़ने वाला जो दाब होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं रक्त वाहिनियों में या रक्त वाहिनियों की दीवारों पर रक्त के द्वारा पड़ने वाला दाब, पड़ने वाला या लगने वाला एक ही चीज है, पड़ने वाला दाब रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। अब ये रक्तचाप हाई और लो दोनों होता है। ये रक्तचाप हाई और लो दोनों होता है। हाई की बात करूं तो देखो इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 80 to 120। इसके बीच में जो रेशियो रहता है वो तो क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। हालांकि इनके 5 पॉइंट ऊपर नीचे जो होता है वो भी नॉर्मल माना जाता है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा हार्डवर्क होने के कारण ब्लड प्रेशर की काफ़ी, जैसे आप कई बार दौड़ते हैं और दौड़ते हैं तो आपकी सांस थोड़ा फूलना शुरू होती है, और उस स्थिति में ये ब्लड प्रेशर क्या होता है थोड़ा अप और डाउन हो सकता है, इसमें कोई है नहीं। लेकिन इससे भी अगर ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव जाए तो थोड़ा रिस्क की बात होती है। डाउन थोड़ा ज़्यादा रिस्क देता है, हाई भी देता है लेकिन थोड़ा अपेक्षा में कम। ये सारी बातें होती हैं जो रक्तचाप की। अगर इससे लो रहता है तो वो निम्न रक्तचाप की श्रेणी में आता है, कमज़ोर कहते हैं अपन निम्न रक्तचाप। और कई बार आपने अपने जीवन में महसूस भी किया होगा कि कई बार आप कुछ पूरे दिन में फास्ट करके रखे हुए हो, भोजन किया नहीं हो और आपको किसी प्रकार का हार्डवर्क किया है आपने, और आप जब भी खड़े होते हो तो एक बार आपको सिर में ऐसा लगता है कि कोई किसी ने झटका दिया हो, या फिर ऐसा जैसे करंट आता है उस समय महसूस होता है, उस प्रकार की कुछ ज्ञानेंद्रियों को महसूस होता है। तो ये इस प्रकार का एक खिंचाव जो देखा जाता है। बीपी लो, नॉर्मल भाषा में आपने घर में भी सुना होगा, बीपी लो हो गई, यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ये ज़्यादातर मादा प्राणियों में थोड़ी ज़्यादा समस्या में रहता है जनरली, बाकी होता दोनों में ही है लेकिन ज़्यादातर इनमें थोड़ा। और ये जो दाब होता है वो किन में ज़्यादा देखा जाता है, ये कौन सा दाब मापा जाता है। देखो वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है, वैसे तो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है धमनी, दूसरी होती है सीरा, और तीसरी जो होती है वो होती है लसिकाएं। इनमें लसिकाणुओं का वहन होता है। सीरा में जो होता है वो वेस्ट, या फिर मैं कह दूं कि अशुद्ध ब्लड
अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि अपने शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का समावेश है, जो अपने लंग्स के द्वारा या फिर जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसके द्वारा, एक्सटर्नल जो सिस्टम के द्वारा जो CO2 निकली है, जो अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के द्वारा CO2 का फॉर्मेशन हुआ है, वो फॉर्मेशन के द्वारा इस रुधिर में जो मिलकर लंग तक जो पहुंचता है, वो रुधिर किसके साथ सर्वाइव करता है? शिरा के साथ करता है। जबकि धमनी की बात करूं तो धमनी में सदैव फ्रेश ब्लड कह दूं मैं, शुद्ध रुधिर बहता है। लसीकाणुओं में क्या होता है कि धमनी और शिरा जो बहती है, इनके द्वारा जो रुधिर कणिकाएं नीचे की ओर होती है, इनसे जो वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC का कुछ अंश, थ्रोम्बोसाइट्स और ये कुछ होती है कणिकाएं, जो रिस कर नीचे की ओर आती है और उनका परिवहन संबंधित अंगों तक होता है, वो क्या कहलाती है? लसीकाएं कहलाती है। इन तीनों के माध्यम की बात की, कुछ अपवाद से हैं इनमें। धमनी में क्या होता है? एक अपवाद है, जैसे मैं कह दूं, धमनी के अपवाद की अगर बात करता हूँ, फुफ्फुस धमनी जो है, जो फेफड़ों तक जाने वाली धमनी है, वो क्या करती है? अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। क्लियर है? और फुफ्फुस जो शिरा है वो क्या करती है? शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। ये अपन कभी हार्ट की स्ट्रक्चर जो यूनिट संख्या 2 में है वहाँ बात करेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो रक्त के द्वारा जो दाब आता है, और मुख्यतः किस रक्त वाहिनी की बात कर रहा हूँ? धमनी पर जो दाब आता है उसी के द्वारा ही अपन क्या करते हैं भाई? दाब का मापन करते हैं। ये आज की बात थी। अपन रक्त वाहिनियों की बात आगे बात करूंगा, रक्तचाप क्या होता है, कितना होता है, किस प्रकार से मापा जा सकता है इसको। आज के लिए इतना ही बस। अगली क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे की। धन्यवाद।